जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, अपनी हार को स्वीकारना अच्छी बात है, उसको सुधार करके नई शुरुआत करना ये भी अपने आप में अच्छी बात है, पॉजिटिव बातें हैं, उसको लेना चाहिए। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इसी बात को लेकर करने वाले हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जारी है। इस बीच में विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। कौन कहां से भारी है, किसका पलड़ा किसके पास, किसके खेमे में जारी है। इस बीच में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं औरंगाबाद जिले के 6 सीटों को लेकर के। देखिए, 6 सीटें एनडीए ने 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान गंवाई थी। 6 की 6 सीटें हार गई थी, जिसके बाद से बीजेपी नहीं एनडीए ने प्रयोग किया है 4 वैसे बागी, या यूं कहिए अपने दम पर अपना वोट बैंक ला करके 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में आए लोगों को एनडीए ने अपने साथ शामिल किया, स्वीकार लिया। और सिर्फ स्वीकारा ही नहीं, टिकट देकर के चुनावी मैदान में भेज दिया है। वहीं पर 2 बाहरी उम्मीदवार को इस बार फिर से एक बार मौका दिया गया है। अब 4 बागी कहिए या अपने दम पर वोट बैंक लाने वाले कहिए, और 2 बाहरी के भरोसे 6 सीटें जीतने की कोशिश एनडीए की है। वहीं अगर दूसरी तरफ नजर डालें तो दूसरी तरफ है महागठबंधन। महागठबंधन ने 3 सीटों पर अपने नए चेहरे को उतारा है और 3 सीटें 2020 के जो थे जीते हुए उनके साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। अब इन 6 सीटों को जीतने की जो कवायद है वो तेज है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा यही करने वाले हैं कि जो प्रयोग किया गया है एनडीए के द्वारा ये कितना असर डालेगा। कौन कौन से सीट पर वो 4 ऐसे कद्दावर नेता थे जिन्होंने मजबूर कर दिया एनडीए जैसी बड़ी संगठन को, पार्टी को, कि उन्हें अपने साथ जोड़ना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने जो 3 नए प्रयोग किए हैं इसका असर कितना देखने को मिलेगा, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लगातार आपको वीडियो मिलते रहे। अब थोड़ा चर्चा करते हैं एनडीए के उन 4 कैंडिडेट को लेकर के जो अभी चर्चा का विषय बने। देखिए, सबसे पहला जो नाम है वो रफीगंज विधानसभा से प्रमोद कुमार सिंह का है। प्रमोद कुमार सिंह हालांकि एनडीए के नेता रहे, एनडीए से ही चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन 2020 का समीकरण ऐसा बदला कि उन्हें टिकट एनडीए से नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। रिजल्ट क्या रहा? चुनाव के परिणाम में राजद को इसका फायदा मिला और वहां से आरजेडी ने चुनाव जीता। दूसरे नंबर पर हैं प्रमोद कुमार सिंह और एनडीए के जो प्रत्याशी थे यानी कि जदयू के जो कैंडिडेट थे अशोक कुमार सिंह वो तीसरे नंबर पर रहे थे। आंकड़ों की अगर बात करें जो वोट बैंक की चर्चा, तो 63,300 कुछ वोट जो है वो आरजेडी लेकर के आती है। वहीं पर 53,000 से अधिक वोट जो है वो प्रमोद कुमार सिंह अपने खाते में जोड़ते हैं निर्दलीय होकर के। और तीसरे नंबर पर जो होते हैं अशोक कुमार सिंह जदयू से, वो 26,000 कुछ वोट लाते हैं। यानी कि एनडीए को यहां समझ आ गया था कि जो मेरा कैंडिडेट वहां था उससे कड़ा टक्कर देने के लिए ऑलरेडी एक बड़ा नेता तैयार थे। और इसीलिए इस बार 2025 में जदयू ने प्रयोग किया और निर्दलीय रहे प्रमोद कुमार सिंह को अपनी टिकट पर रफीगंज के चुनावी मैदान में उतार दिया है। जनता के बीच में लगातार है, अब जनता को फैसला करना है कि जदयू का ये फैसला कितना कारगर साबित होगा। दूसरे अगर सीट की चर्चा की जाए तो वो सीट है ओबरा विधानसभा सीट। देखिए, रफीगंज की जो स्थिति थी ठीक वही स्थिति ओबरा विधानसभा की भी थी। अब ऐसे में ओबरा विधानसभा सीट जहां जीतने की कोशिश एनडीए की थी, क्योंकि वहां से लगातार जीतते आ रहे आरजेडी को या महागठबंधन को ये रोकना था, लेकिन उस लड़ाई के बीच में लोजपा की एंट्री होती है और वहां से उम्मीदवार होते हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा लगातार समाज में काम कर रहे थे, बेहतर काम कर रहे थे, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे हैं और ऐसे में उनकी इसी पहल ने, उनकी इसी सामाजिक सोच ने चुनावी मैदान में जो रिजल्ट लाया उससे सभी लोग चौंक गए।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि एनडीए से अलग होकर के लोजपा चुनाव लड़ रही है और उनका कोई कैंडिडेट जीत के इतने करीब पहुंच जाएगा, दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने चुनाव लड़ा और जो रिजल्ट रहा वो वाकई में लोगों को चौंकाने वाला आया। अगर ओबरा सीट की हम चर्चा करें तो ओबरा सीट में आरजेडी को 63,000 से अधिक वोट मिले थे। वहीं पर प्रकाश चंद्रा जो लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, वो 40,900 कुछ वोट लाते। ठीक सुनील कुमार जिन्हें जदयू मौका देती है, जदयू उम्मीदवार के तौर पर शामिल लाती है, उन्हें 25,000 से अधिक वोट मिलते हैं। यानी कि एक लंबा फासला जदयू और एलजेपी के उम्मीदवार के बीच होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो एनडीए ने प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि अगर हम यहाँ पर किसी और कैंडिडेट के बारे में विचार करेंगे तो फिर मुसीबत होगी, चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रकाश चंद्रा जिस तरीके से लगातार 5 सालों तक मेहनत करते रहे हैं, उसके बाद वो फिर चुनाव लड़ते और इस बार हराना तो छोड़िए, जदयू एनडीए रोक नहीं पाता। इसलिए एनडीए ने इस चीज को देखा और देखने के बाद लोजपा के खाते में सीट जाता है और डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को चिराग पासवान सिंबल देते हैं और उम्मीदवारी के तौर पर उतार देते हैं। यानी कि 2 प्रयोग एनडीए ने एक बार फिर किया, जिन्हें 2020 में एनडीए से मौका नहीं मिला था। तीसरे विधानसभा की अगर चर्चा की जाए तो तीसरे विधानसभा पर कुटुंबा विधानसभा की चर्चा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त कुटुंबा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बना है, सबकी निगाह कुटुंबा पर है। और उसका मुख्य जो कारण है वो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम है। उनकी वजह से इस वक्त कुटुंबा सबसे हॉट सीट बन चुका है। जीतने की तैयारी जो है, जीतने की पूरी कोशिश जो है वो महागठबंधन की है। अब इतना जो है चैलेंजिंग कुटुंबा विधानसभा सीट कैसे हो गया, इस पर निगाह जब डालेंगे आप तो 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान आपको चलना होगा। 2020 विधानसभा के चुनाव के दौरान जो है राजेश कुमार को 50,000 से अधिक वोट मिले थे, जो दूसरी बार चुनावी मैदान में कांग्रेस से थे। वहीं दूसरे नंबर पर हम पार्टी के खाते में जो सीट गई थी उससे एनडीए के उम्मीदवार थे श्रवण भुइयां, जिन्हें 34,000 के करीब वोट मिला था, वो दूसरे नंबर पर थे। लेकिन यहां पर तीसरे नंबर पर रहने वाले ललन राम को जो है 20,433 वोट मिलती है। यानी 20,433 वोट ला करके एनडीए का रथ रोकने का काम ललन राम ने 2020 में किया था और इस बार भी तैयारी उनकी थी कि वो चुनावी मैदान में आएंगे। अब ये खाते में सीट गया हम के एनडीए की तरफ से, तो फिर हमने इसे अपना चुनौती नहीं स्वीकार किया, या यूं कहिए कि वो उस चुनौती को पार करना चाह रहे हैं, जीतना चाहते हैं। कुटुंबा विधानसभा सीट हम के लिए, जीतनराम मांझी के लिए, संतोष मांझी के लिए जो है वो जीतना जरूरी है और इसलिए वो लगातार प्रयोग करते रहे। 2020 में, 2015 में खुद आए, लेकिन अब 2025 में त्रिकोणीय स्थिति ना हो, कोई अपना आदमी आकर हमारा ही वोट बैंक खराब न करे। इस स्थिति में जो है उन्होंने ललन राम को एनडीए की तरफ से हम का प्रत्याशी बना करके कुटुंबा में भेज दिया। अब यानी कि लड़ाई जो है अब आमने सामने की लड़ाई हो गई है। एक तरफ राजेश राम है और दूसरी तरफ ललन राम है। इन दोनों के बीच लड़ाई है, टसन मजबूत है। यानी कि ये तीसरी सीट ऐसी है जहां पर एनडीए ने प्रयोग किया और 2020 के कैंडिडेट को हटा करके नए कैंडिडेट, या यूं कहिए कि जो 2020 में असर डाल चुके थे, चाहे वो दूसरे नंबर पर हो या तीसरे नंबर पर है, उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। ठीक इसी प्रकार गोह विधानसभा की चर्चा करेंगे। गोह विधानसभा सीट भी इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ। जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ और सबसे बड़ी बात राजद ने भी उस सीट पर प्रयोग किया है और जिसके बाद से अब ये दोनों के लिए जो है चैलेंजिंग हो गया है। बीजेपी, एनडीए ये भी इस सीट को जीतना चाहते हैं और राजद ने जब प्रयोग किया है तो राजद के लिए चुनौती है कि उसका ये प्रयोग किसी भी हाल में सफल हो। और इसी क्रम में अगर 2020 विधानसभा को आप देखेंगे तो 2020 में भीम यादव जो कि राजद से कैंडिडेट थे, उन्हें 81,000 से अधिक वोट मिले थे। वहीं पर मनोज कुमार
जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, भी वो विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं, उन्हें 45,700 से अधिक वोट मिले थे। वो एनडीए के उम्मीदवार थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अलग थे। उपेंद्र कुशवाहा का 2020 चुनाव के दौरान एक गठबंधन था और उस गठबंधन से उम्मीदवार थे पूर्व विधायक, कद्दावर नेता और उपेंद्र कुशवाहा के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर रणविजय कुमार, और इन्हें 44,000 से अधिक वोट मिले थे। यानी कि 44,000 वोट जो इस वक्त सिनेरियो देखेगा तो एनडीए का था, वो रणविजय शर्मा ले लेते हैं, मनोज कुमार आपको 45,000 ले लेते हैं, और इन दोनों की वजह से वहां से राजद चुनाव जीतती है और भारी भारी मतों में चुनाव जीतते हैं भीम यादव। अब एनडीए इस रिस्क को लेना नहीं चाह रही थी। दो बड़े कद्दावर नेता थे और भूमिहार जाति के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं मनोज कुमार और रणविजय कुमार। इन दोनों को बीजेपी ने सेट कर दिया, दोनों को 2 जगह से उम्मीदवार बना दिया और गोवा विधानसभा में बीजेपी ने इन्हें अपने पार्टी में शामिल करा करके गोवा विधानसभा से बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया। यानी 4 ऐसी सीटों पर एनडीए ने प्रयोग किया है, वैसे लोगों को मौका दिया है जो दूसरे और तीसरे नंबर पर थे और जिन्होंने 2020 में उनका खेल बिगाड़ा है। यानी कि एनडीए की साफ मंशा दिखी है कि हमें जो है ये सीटें जितनी हैं और इसके लिए कोई अपना विरोध ना करे, और ये उनके लिए ये सफल होता दिख रहा है। 4 जो अभी तक में है, अब 2 सीटें पर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, एक औरंगाबाद सीट। देखिए औरंगाबाद सीट जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की हो रही है। कांग्रेस के विधायक पिछले 2 बार से चुनाव जीते रहे हैं और ये तीसरी बार की लड़ाई उनकी है, उम्मीदवार कांग्रेस ने उनको बनाया है। वहीं पर बीजेपी ने प्रयोग किया, बीजेपी ने रामाधार सिंह को 15 में मौका दिया, 20 में मौका दिया। इस बार रामाधार सिंह की जगह पर उन्होंने त्रिविक्रम नारायण सिंह को मौका दिया। त्रिविक्रम नारायण सिंह संगठन के मंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते थे, और जिस तरीके से चर्चा थी कि बीजेपी में खास करके स्थानीय स्तर पर औरंगाबाद में अंतरकलह है, तमाम कई नेता जो है अपनी दावेदारी कर रहे थे, वैसे में उन्हें त्रिविक्रम नारायण सिंह को यहाँ पर उतारा गया ताकि ये अंतरकलह खत्म हो और इस सीट को निकाला जाए। यानी कि एक प्रयोग एनडीए ने औरंगाबाद में किया है। नवीनगर विधानसभा सीट में भी ठीक यही कहानी है। नवीनगर विधानसभा सीट में इसका असर एनडीए की तरफ भले न गया हो, महागठबंधन की तरफ गया है। वो क्यों गया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एनडीए ने वहां पर भी अपने प्रत्याशी को बदला है, और बदला है तो जदयू ने एक कद्दावर नेता यानी कि पूर्व सांसद आनंद मोहन, राजपूतों के बड़े नेता माने जाते हैं, और वर्तमान में जदयू की सांसद लवली आनंद के बेटे विधायक चेतन आनंद को मौका दिया है, यानी उम्मीदवार बना दिया। पहले वो शिवहर से विधायक थे। यानी जदयू ने 2 सीटों पर कहिए एनडीए ने प्रयोग किया, एक औरंगाबाद में और एक नवीनगर विधानसभा सीट में। अब ये 6 सीटें ऐसी हैं जहां से किसी भी हाल में एनडीए को चुनाव निकालना है, जीतना है, और इसी कारण से उन्होंने हर जगह पर कोशिश किया कि मामला त्रिकोणीय ना हो, अपने लोग विरोध न करें, और इसी को लेकर के संगठन के लोग तमाम तरीके से कोशिश करें कि सभी एकजुट रहें। अब जनता के हाथ में है, हम सवाल आपसे करेंगे कि किसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन अब थोड़ा सा राजद के बारे में आपको बता दें। देखिए राजद ने भी 3 सीटों पर बड़ा प्रयोग किया है, और वैसे 3 सीटों पर किया है जहां पर उसके सिटिंग विधायक थे, और वो सीटें जो लग रही थी कि हो सकता है निकल भी जाए, उन सीटों पर फेरबदल हुआ है। अब इसका नुकसान राजद को उठाना होगा 14 नवंबर के बाद, या वाकई में उनका ये जो प्रयोग है वो सफल होगा, ये तो 14 नवंबर को मालूम चलेगा। लेकिन 3 विधानसभा सीट, जिसमें गोवा विधानसभा सीट जहां से अमरेंद्र कुशवाहा को राजद ने मौका दिया है, चुनाव लड़ाया और भीम यादव का टिकट काट दिया है। वहीं दूसरा जो सीट है वो सीट है आपको नवीनगर विधानसभा सीट। देखिए नवीनगर विधानसभा सीट पर विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह चुनाव लड़े थे और जीते थे, और ये कहा जा रहा था कि अगर डब्लू सिंह को मौका मिलेगा तो राजपूत वोटरों में बिखराव होगा।